नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 23 की घड़ी, आरोपों की छड़ी। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में दिग्गजों की हुंकार है। भाजपा कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं, एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं उतनी ही तेजी से पलटवार भी हो रहा है। 2 दिन से अमित शाह छत्तीसगढ़ में थे। चुनावी रणनीति को लेकर आला नेताओं से चर्चा की, तो वहीं भूपेश सरकार के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया। वहीं राहुल गांधी ने भी आज चुनावी मोर्चा संभाला और भाजपा के साथ ही मोदी सरकार पर तमाम बयानी प्रहार किए। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए शनिवार का दिन काफी अहम रहा। आज अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध 104 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 5 साल से घपले, घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार चल रही है। जब शासन में आएंगे तो भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से शाह के आरोप पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि पीएम मोदी सरकार का कुशासन, जन विरोधी फैसले, रमन सिंह और उनके सहयोगियों के घोटाले, रमन सिंह के राज के 15 साल में छत्तीसगढ़ में हुए शोषण, भाजपा का आदिवासी विरोधी, किसान विरोधी, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और गरीब विरोधी चरित्र का काला चिट्ठा जारी किया गया है। आरोप पत्र के जवाब में सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरोप पत्र छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश है, झूठ का पुलिंदा है। शुक्ला ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ केंद्र सरकार के पास 1 लाख से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं, लेकिन केंद्र जांच नहीं करवा पा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का आरोप पत्र ईडी, सीबीआई का वही प्रारूप है जो प्रदेश में घूम घूम कर रेड की जा रही थी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब देखना यह होगा कि किसके आरोपों में कितना दम है और किसके दावों का जोर छत्तीसगढ़ की सियासत में चलता है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा 23 की घड़ी, आरोपों की झड़ी में। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से यह सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहां लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई। ये आरोप पत्र भूपेश बघेल सरकार का काल है। ये एक ऐसा अस्त्र है कि जिस अस्त्र से भूपेश बघेल सरकार निस्तानाबूद होगी, और ये आरोप पत्र पूरी तरह सत्यता पर और दस्तावेजों पर आधारित है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस खुले मंच पर इस आरोप पत्र के ऊपर में बहस करे और भारतीय जनता पार्टी हर मंच पर इस आरोप पत्र पर बहस करने के लिए तैयार है। इस आरोप पत्र में जो उन्होंने कार्टून जारी किया है, उस कार्टून को देखने से साफ साफ लग रहा है कि यह आरोप पत्र ईडी और आईटी की पटकथा है। 1 लाख करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोपी, जिनके ऊपर में 36,000 करोड़ का नान घोटाला है। डॉक्टर रमन सिंह जी बाजू में बैठे हुए थे, एक तरफ बैठे हुए थे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनके ऊपर झलकी घोटाले का आरोप है। तो ऐसे घोटालेबाजों को लेकर अमित शाह जी हमारी पाक साफ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रहे थे। भाजपा का यह आरोप पत्र पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है और छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या को बदनाम करने की साजिश है। 2014 से तो 23 की घड़ी है, आरोपों की झड़ी है। देखिए, आरोप पत्र हैं और बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। इन सब के बीच में जो आरोप पत्र में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें कई सारी चीजें हैं जिस तरीके से कही गई कि छत्तीसगढ़ का विकास को रास्ते से भटकाया गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में लूट खसोट की है, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार चल रही है, विकास की धारा को रोका गया है, विकास रुक गया है, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और कहते हैं ना कि विकास के रास्ते पर छत्तीसगढ़ को ले जाना। ये वो तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई हैं और कांग्रेस की सरकार पर यानी भूपेश सरकार पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। पलटवार में कुमारी शैलजा ने भी बहुत कुछ कह दिया है, राहुल गांधी खुद भी पहुंचे थे तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें आज कही हैं। तो ऐसे में किसकी बातों में दम है, आरोप पत्र जो आया है उसमें कितना दम है, उसका जो जवाब निकल के आ रहा है उनको किस तरह से लिया जाए। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में इन तमाम चीजों के लिए जनता एक अपना मन जो है बना चुकी है और शायद और जो चीजें आ रही हैं उसके बाद बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर्ड होगी कि उसे इस बार हाथ का साथ देना है, कमल खिलाना है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि ग्वालानी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तौकीर रजा हमारे साथ जुड़े हैं। तौकीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले
तौकीर रजा जी, आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि पहले अमित शाह आए और उन्होंने बहुत सारी बातों को रखा है। जिस तरीके से आरोप पत्र के कुछ बिंदु पे अभी हमने बात की थी, कुल मिलाकर बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का है, घोटाले का है, और ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो विकास था वो कहीं ना कहीं रुक गया, विकास हुआ नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर क्या लगता है कि कांग्रेस को वो चुनौती आप दे पाएंगे? मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि कांग्रेस अक्सर पलटवार में इसका जवाब यही देती है कि आप घोटाले में जाइए, तो ऐसे तो बहुत सारे घोटाले रमन सिंह और उनके परिवार के नाम भी उनमें आते हैं, बहुत सारे घोटाले बीजेपी की सरकार में भी हुए हैं, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप में चला जाएगा। इसको कैसे एक चुनौती मानकर काम करने की जरूरत है? सर्वप्रथम आपने अच्छा मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज जो अमित शाह जी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया, आरोप पत्र लगा दिया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मामला है। वो एक दो मामले की बात नहीं है। देखिए, किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाना या इल्जाम लगाना एक अलग मामला होता है, एक अलग मुद्दा होता है। लेकिन अगर किसी के खिलाफ आरोप पत्र लिखित में दाखिल कर देना या लिखित में पेश कर देना या सबके सामने सार्वजनिक कर देना, ये बहुत बड़ा मामला है। इनको गंभीरता से लेना चाहिए। इस बात को ये समझ नहीं रहे और इस बात का ये मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरी सरकार हमारी सरकार रही 15 वर्ष, उनके ऊपर इल्जाम लगाते आ रहे हैं। 5 वर्ष क्या कर रहे थे भाई आप? 5 वर्ष होने को आ गए हैं, चली की बेला है, मुश्किल से 1 महीने का वक्त बचा है आचार संहिता लगने में। आप कुछ नहीं कर पाए 5 वर्षों में, सिर्फ इल्जाम लगाते रहे। और हमारी सरकार जो है, जितने घोटाले आज छत्तीसगढ़ सरकार में इन्होंने धर्म, संस्कृति और उसके अलावा जो नष्ट किया है, और उसके अलावा भ्रष्टाचार को इतना बड़ा बना दिया कि पूरे देश में जो सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद भ्रष्टाचार के मामले में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी घोषित हो गया है। आप अंदाज लगाइए, ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो यहाँ पर नहीं हुआ है। और जमीन स्तर पर कोई योजनाएं नहीं, कोई इनके खुद के जो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ 12 योजनाएं हम लगभग पूरा कर पाए हैं, बाकी योजनाएं नहीं कर पाए। अंदाज लगाइए, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकिए। साहब, आपके मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा एविडेंस के साथ बात करिए। 36 आपने वादे किए थे, वो 36 वादे में 12 वादे वो बोलते हैं पूरे किए। हमारे हिसाब से पूरे वादे नहीं हुए। पूरे वादों में भी कई सारे ऐसे वादे कुछ तक आपने टच किया है, पहुंचा नहीं है आप ग्राउंड लेवल तक। तो आपको जो इंप्लीमेंट करना था योजनाओं का, उस पर इंप्लीमेंट ना कर आप लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। भूपेश बघेल की जो सरकार है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार का जो आरोप पत्र है इतना लंबा है, बोलिए तो मैं उसको पढ़ना शुरू करूंगा तो आप अंदाज लगाइए, कल्पना नहीं कर सकते इतना ज्यादा घोटाला हुआ। चाहे आप रेत घोटाला ले लीजिए, चाहे कोयला घोटाला ले लीजिए, डीएमएफ घोटाला, तो इनके अभी अध्यक्ष जो अभी वर्तमान से हटे हैं, मंत्री बने हैं, मोहन मरकाम जी, उन्होंने उठाया था इस मामले को, तो भी ये नहीं मानते। अब अंदाज लगाइए, इनकी बेशर्मी इतनी ज्यादा है कि उस बात को नहीं मानते। और अधिकारियों की पदस्थापना की जो घोटाला किया है, आप भी जानते हैं कि अभी कोई ट्रांसफर देके पैसा देके ट्रांसफर कराया तो पता नहीं है इसको गारंटी कि मेरा ट्रांसफर साल भर में यहाँ टिकूंगा। तो कुछ महीने बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति पैसा दे दिया, ट्रांसफर कराने की बात करी, तो उसके पैसा लेके उसका ट्रांसफर कर दिया। इंडस्ट्री चल रही है, लोग इंडस्ट्री चलाने के लिए स्टील की इंडस्ट्री लगवाइए, उसका उद्योग बढ़ाइए, वो इंडस्ट्री बढ़ाना चाहिए, एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री बढ़ाना चाहिए। बिजली हमारा साथ प्लस था हमारे राज्य में, उसको और बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये इंडस्ट्रीज किस टाइप की बढ़ा रहे हैं? सिर्फ घोटालों की इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, घोटाले बढ़ाए जा रहे हैं। और तो हद पार कर दिए। आज देखिए, महादेव ऐप में अब सट्टा माफिया भी ये बने बैठे हैं। मतलब रेत घोटाला, सारे घोटाले करने के बाद अब ये जो है सट्टा माफिया के साथ इनका संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, चलिए, बयान दिया ऐसा ही। ठीक है तौकीर रजा जी, ठीक है, मैंने आपकी बात को सुना, बात को भी सुना, आरोप पत्र को भी समझा। लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह की बातें आप भी कर रहे हैं, उसके जवाब में कांग्रेस के पास एक जवाब ये हमेशा रहता है कि रमन सिंह की सरकार को आप उठा के देख लीजिए, नान घोटाले को आप उठा के देख लीजिए, पनामा का जिक्र वो कर ही देते हैं। तो उनके पास भी 2-3 चीजें हैं। अब इसके अलावा जो मुख्य रूप से हाँ बोलिएगा, 1 मिनट मैं आपको 1 मिनट रुकूंगा। आपके जी क्या है, देखिए एक बात बता दो, ये इल्जाम लगाते हैं नान घोटाले का, अंदर क्यों नहीं करे भाई? क्या मजबूरी है? जमानत भी नहीं मिलती, अगर ऐसा था घोटाला था तो क्यों नहीं अंदर कर देते भाई? आप जितने घोटाले का इल्जाम लगा रहे, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं चुनौती देता, अंदर करके दिखाइए ना भाई। इल्जाम लगाना और होता है, अंदर करना और होता है। आज हमारी सरकार जो है बाकायदा देखिए केंद्र की एजेंसियां कार्रवाई कर रही है और अंदर हो रहे हैं, जमानत तक नहीं मिल रही है। अब अंदाज लगाइए, इल्जाम लगा रहे हैं एजेंसियों पर,
अगर वो एजेंसी झूठी है तो क्या अदालतें भी झूठी है क्या? ठीक है बोल दीजिए अदालतें भी रवि झूठी है, गोलानी जी, ये तो अदालत में विश्वास नहीं करने बहुत वाले सारे लोग बड़े हैं। आरोप लगे हैं। आरोप पत्र में जो जिन बातों का जिक्र किया गया है उनमें कुछ चीजें और मैं जनता से जुड़ी हुई यहाँ पे जोड़ दूं, क्योंकि जो बातें सामने आई, गरीबों का पैसा लूटने का भी आरोप लगा दिया, सरकार ने गरीबों का राशन छीन लिया, तमाम चीजों को लेकर विकास रुक गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर गंभीर आरोप सरकार पर लगे हैं। अब वो भी ये भी कह रहे हैं कि यदि हम पे पलटवार किसी आरोप का आप करते हैं, किसी घोटाले का करते हैं, तो अभी आपको कम से कम 4.5 साल का समय मिला और उसमें आपने अंदर क्यों नहीं किया? अदालत होती है जनता की अदालत, और अगर आप कल की रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, देश में दूसरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए हैं। इंडिया टुडे का सर्वे है और भी न्यूज एजेंसीज का सर्वे है, और 3 वर्षों में अगर ग्राफ देखेंगे तो वो पहले 52%, फिर 55% और कल 59%। 3 वर्षों में ग्राफ बढ़ा है। जनता ने कहा है कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी न जाने कहां से क्या घोटालों की लिस्ट लेकर के आई है, और दूसरी तरफ जनता जवाब दे रही है कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। जनता उनकी सारी योजनाओं से खुश है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा धान का पैसा अगर कोई दे रहा है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। 2650 रुपए से ज्यादा पर क्विंटल हम धान खरीदी कर रहे हैं। आज के समय में हर वर्ग के लिए अगर कोई योजना है तो वो छत्तीसगढ़ सरकार ने लाई है। आज के समय में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना किसी ने की तो वो हमारी कांग्रेस पार्टी ने की है। 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार चलाई, लेकिन एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल वो नहीं लगाए। आज जब प्रदेश तरक्की कर रहा है तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज जब प्रदेश सही मायने में विकास में आगे बढ़ रहा है तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। न जाने कहां से क्या क्या घोटालों की लिस्ट लेकर के आए हैं। अरे भैया, पहले अपने गिरेबान में तो झांक लो। अरे कुछ तो कमेंट कर दो अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी के बारे में। उनके बारे में पनामा पेपर्स में नाम आया है, क्या उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कोई जांच नहीं करेगी? क्या ईडी और आईटी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टियों के लिए बनी हुई है? क्या येदुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स जिनके मामले में इतने सारे घोटाले हैं, क्या उनके बारे में कोई जांच नहीं करेगी? क्या एक तरफ आरोप लगाती है और वो व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो वो पाक साफ हो जाता है? क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, ऐसे वादे तो हमने नहीं किए। 36 में 34 से ज्यादा वादे राखी जी हम पूरा करके बैठे हैं। लगभग 95% वादे पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं दिख रहा है, उनको कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो लोग धरातल पर है ही नहीं। जब यहाँ के लोग खुशहाली की बात कर रहे हैं, जब लोगों के चेहरे में मुस्कान है, जहाँ जाओ भूपेश बघेल जी के पीछे जनता खड़ी हुई है, वहां पर इनके गृह मंत्री न जाने कहां से एक लिस्ट निकाल करके आ जाते हैं और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ये नहीं कर रही है और वो नहीं कर रही है। अरे थोड़ा आप ये भी तो बता दो। आप कहते थे डॉलर जो है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, क्या हुआ? आप ये भी तो बता दो। आप कहते थे रसोई गैस जो है इतनी बढ़ गई है, उसका क्या हुआ? आप ये भी तो बता दो कि आज के समय में जो कर्जा आप लोगों ने लिया है, केंद्र सरकार ने लिया हुआ है, वो पहले कितना था और आज कितना है? अरे थोड़ा सा पेट्रोल के बारे में बात कर लो। 100 रुपए से ऊपर क्रॉस हो गया है, कब कंट्रोल में आएगा? आज के समय में जनता को तकलीफ हो रही है महंगाई से, जनता को तकलीफ हो रही है भूखमरी से। आज प्रदेश में हर तरफ धान और हर तरफ चावल देने का काम हम कर रहे हैं। आज प्रदेश में हम दावे के साथ कह सकते हैं एक भी व्यक्ति की मौत भूखमरी से नहीं हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों की स्थिति तो उठा के देखिए। आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं दिख रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि पूरे देश में मंदी रही, लेकिन हमारे प्रदेश में मंदी कहीं भी नहीं रही, हम हमेशा आगे बढ़ते रहे।
उत्पादक राज्य है। ठीक है, रवि गोवालानी जी, एक मिनट, एक बात सुनिएगा। पार्टी को कुछ नहीं दिख रहा है। जरूरी सवाल है। देखिए, लगातार इन तमाम चीजों को सुन के, आरोप पत्र को भी हमने देख लिया, सुन भी लिया मैंने अभी, उसके बाद मैंने इसका पलटवार भी सुना है, तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स भी सुने। मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहती हूँ। पहले रवि गोवालानी जी आप जवाब दीजिएगा क्योंकि सरकार आपकी है। मुझे ये बताइए कि जो आरोप पत्र आया उसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं सरकार पर। सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो पलटवार आया वो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो 212 बिंदु का आरोप पत्र है ये झूठ का पुलिंदा है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? जनता के सामने कैसे, मतलब कैसे ये साबित करेंगे कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं? ये कांग्रेस कैसे करेगी? देखिए, इस बात को समझिएगा, ये मेरे और आपके बीच की बात नहीं कि हम यहां बैठकर इस चर्चा को कर लेंगे तो सब आ जाएगा। यदि कोई चीज आई है, विपक्ष यदि कोई चीज ला रहा है, और आपको भी पता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका बड़ा फोकस है। अमित शाह पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है डायरेक्टली तमाम चीजों को देख रहे हैं, तो वो हिट करने की कोशिश है क्योंकि यहां कमल खिलाना है। लेकिन कांग्रेस को तमाम चीजों के जवाब मुझे लगता है प्रामाणिक तौर पर सामने रखने की जरूरत है। कि कल ये जो बात कह रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है और कैसे उस बात को प्रूफ होगा। ईडी ने पिछले 8 वर्षों में जितनी रेडें मारी है, लगभग 99,500 करोड़ का उन लोगों ने आरोप पत्र जो है वो दाखिल किया, उनके खिलाफ केस बनाया कि 99,500 करोड़ रुपए का जो है ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। प्रूफ कितना हुआ है? 950 करोड़। 99,500 करोड़ का आरोप पत्र बनाते हैं लेकिन प्रूफ कर पाते हैं 950 करोड़। तो आप मुझे ये बताइए राखी जी, क्या ईडी कहीं ना कहीं मीडिया के तरीके से कहीं ना कहीं देश में विपक्ष के लोगों की छवि खराब करने की कोशिश नहीं कर रही है? क्या अगर ईडी सही है, अगर उनके आरोप सही हैं, अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन और फाइंडिंग सही है, तो वो कोर्ट में प्रूफ क्यों नहीं होती है? आप अगर एक आरोप पत्र दाखिल करते हैं कोर्ट में जाकर के, तो प्रूफ होना चाहिए ना, सिर्फ बोल देने भर से नहीं होता है। ईडी जो है वो मीडिया के माध्यम से एक पब्लिक को, एक जो इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, मीडिया को सुनती है पब्लिक। तो अगर ईडी इस तरह से काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस तरह से दुरुपयोग करेगी तो एक भ्रमित मैसेज जाएगा। ठीक है, आप ये भी तो आंकड़े रखिए ना। आज हम जो बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि साबित क्या कर पाए हैं, सिर्फ बोल देने भर से थोड़ी कोई चीज हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। तौकीर रजा जी, वही सवाल आपकी तरफ। ठीक है रवि गोवालानी जी, एक मिनट, कर पा रही है। ठीक है, वही सवाल आप पे तौकीर रजा जी कि जिस तरह से ये आरोप पत्र की बात आपने कही, कांग्रेस उसको झूठ का पुलिंदा बोल रही है और वो कह रही है कि हम तमाम चीजों को रखेंगे। अब इन आरोपों में वाकई कितनी सच्चाई है, इसका प्रमाण बीजेपी कैसे देगी? अरे भाई, प्रमाण देने की आवश्यकता क्या है? केंद्र की एजेंसी जो है कार्रवाई कर रही है, इससे बड़ा क्या प्रमाण ईडी होगा पर कि ही ये सवाल उठा भ्रष्टाचारी रहे हैं। के वो कह साथ रहे खड़े हैं हो ईडी जाते हैं। केंद्र के दबाव में काम मैं करती बात है। कर रहा हूँ, ईडी की बात कर रहा हूँ। ईडी को घेराव कर, ईडी का काम करने नहीं दिया जा रहा है। जब ईडी कार्रवाई करती है इनके खिलाफ, तो ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ, ईडी के खिलाफ। अब आपने सब जगह देखा हो कि धरना प्रदर्शन शुरू करते, इसके पहले किसी की सरकार में ऐसा आपने कार्रवाई करते देखा? किसी को? सिर्फ भ्रष्टाचारियों के साथ, सारे भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को साथ दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये बोलते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई कैसे नहीं हुई? देवर अंदर गए, उनको कोर्ट में अंदर बाकायदा अंदर किया, अभी जमानत मिली है। सूर्यकांत तिवारी जो है अभी अंदर है, उनके नेता, वो कोयला घोटाले में अंदर हुए, अभी तक जमानत नहीं मिली। अगर वो जमानत नहीं मिली तो साबित हुआ ना कहीं ना कहीं वो कोई गलत काम किए। ये तो जो पकड़ाया वो घोटाला है, जो इन्होंने दबा दिया, जो इन्होंने नष्ट कर दिया, वो 4 सालों का जो घोटाला है वो तो अलग है। ये तो मात्र 1.5 साल का घोटाला है। अंदाज लगा लीजिए इन्होंने कितना घोटाला करा है। आप घोटाले के आंकड़े देखिए, हम आरोप पत्र लिखित में दे रहे हैं, कोई सिर्फ आप झूठा आरोप नहीं लगा रहे और साबित भी कर रहे हैं। एक एक अधिकारी, एक एक मंत्री या नेता जो भी होगा, इनका सब अंदर जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। सौम्या चौरसिया जैसी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो अंदर है, आपको भी मालूम है क्या स्थिति है। वैष्णव जी कैसे अंदर है, वो क्यों अंदर, वो भी आपको मालूम, बिश्नोई जी। तो आप अंदाज लगाइए, अगर ये झूठा आरोप होता, ये झूठी बातें होती, ये झूठे आंकड़े होते या झूठी कार्रवाई होती, तो अदालत उनको जमानत दे चुकी रहती और अदालत उनको अंदर करके नहीं बैठा रहती।
आप ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं जो दलील की बात कर रहा हूं, 4.25 साल हो गए, इन 4.25 साल में इन लोग ने भी आरोप लगाया लेकिन साबित नहीं किया। हमारी सरकार ने आरोप लगाए, हमारे लोगों ने आरोप लगाया, हमारी केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, इसको कार्रवाई तक नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन आप कितना भी रोकिए, कार्रवाई होगी और सारे लोग अंदर होंगे, सारे भ्रष्टाचारी जेल में होंगे और जेल में ठूसे जाएंगे और बुरी तरह उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और जनता देख रही है, जनता ऐसा नहीं है, जनता के पास क्या सोच रहे हैं आप, जनता के बीच जा रहे हैं। तौकीर रजा जी, लेकिन रवि ग्वालानी अभी कह रहे थे, ग्राउंड लेवल पर जिन आंकड़ों की वो बात कर रहे थे कि आपको जिसकी कार्रवाई करनी है आप करवाइए, लेकिन आंकड़ों पे तो बात करिए। वो कह रहे हैं आप आंकड़े रखना नहीं चाहते, सिर्फ झूठी कार्रवाई करवानी है, भ्रामकता फैलानी है। संतुष्ट होनी चाहिए कांग्रेस भी। देखिए ऐसा है, 22,000 करोड़ से ऊपर का शराब घोटाला पकड़ाया है मात्र अभी 1 से 1.5 साल का जो कार्रवाई की गई उसके ऊपर। उसके पहले का जो समांतर, देखिए इन्होंने करा क्या। शराब का अगर आप मामला देखेंगे, शराब की जो दुकानें चलाई, शराब की दुकानों के साथ साथ समांतर प्राइवेट दुकानें अंदर बैठी रही, इनके आदमी प्राइवेट लोग बैठे रहे और समांतर बाकायदा दुकानें चलते रही। जब देखे कि ईडी कार्रवाई करने वाली है तो बाकायदा सब चीजों को सरेंडर कर दिया। राजस्व अचानक कैसे बढ़ गया ये बताइए। आखिरी साल में जब ये ईडी ने कार्रवाई करी, इसके पहले 3-4 साल वर्षों में क्यों नहीं बढ़ा? आप साफ देखिए, साफ दिखता है ये तो एक घोटाला है। घोटाले में भी इन्होंने यही किया, आप रेत घोटाले में यही किया, कोयला घोटाले में यही किया। कोयला घोटाले में तो जो सूर्यकांत तिवारी है वो कहां पर पकड़ा है? कर्नाटक में पकड़ा है। वहां कार्रवाई, उनके पर एक FIR दर्ज हुई थी, उसके आधार पर कार्रवाई हुई थी और वो पकड़ा है बाकायदा। उसके आधार पर सौम्य चौरसिया, बिश्नोई और चंद्रकर और उसके अलावा बाकी लोग भी अंदर हैं। और अभी जो आपने बात कर रहे हैं महादेव ऐप का, इसको संरक्षण प्राप्त है तो ये किसके लिए? मोहल्जी जो है मुख्यमंत्री सचिवालय के, जो मुख्यमंत्री की रवि ग्वालानी जी जवाब दीजिएगा। कार्रवाई हुई है और बोलते कि लूट मचा दिया। अरे भाई जब तो करेगी ना, जब आप बिल पेश करेंगे, जब आप कानूनी तरीके से पेश करेंगे तब उसको आप साबित होगा कि ठीक है। तौकीर रजा जी, ठीक है, रवि ग्वालानी जी जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब दीजिए। बेशर्मी देखिए ठीक है राखी जी, आरोप लगा देने से आरोप साबित नहीं हो जाते। जो आरोप पहले से साबित हो चुके हैं उसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? पनामा पेपर, मैं बोलना चाहूंगा, पनामा पेपर कोई पार्टी के द्वारा निकाला हुआ नहीं है। पनामा पेपर एक इंटरनेशनल पॉइंट रहा जो निकला। पनामा पेपर में माननीय रमन सिंह जी और उनके रिश्तेदारों का नाम है। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ क्यों नहीं कर रही है? कोई कमेंट उस पर क्यों नहीं दे रही है? ये कहते हैं हम रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे, परिवारवाद नहीं चलेगा। रमन सिंह जी के रिश्तेदार को टिकट दे रहे हैं फिर से। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। ठीक है, चलिए मैं एक बात और कहना जल्दी से रवि जी, समय हो गया। ऐसा है, इनकम टैक्स भी जो रेड मार रही है उसके आंकड़े उठाइए। 10% से ज्यादा आंकड़े साबित नहीं हो रहे हैं। 90% जो है IT भी एक अलग लेवल पर चली गई है। सिर्फ दबाव की चीजें हो रही है। ईडी लोगों को मार रही है, मार करके जबरदस्ती लोगों को बोल रही है ये लिखो और वो लिखो। ठीक है, चलिए, मुझे ऐसा लगता है जितनी बातें आ रही हैं अब इसका निर्णय जनता देगी। मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, इलेक्शन है, लगातार दौरे जो हो रहे हैं, आरोप पत्र आया है तो निश्चित तौर पर यह चर्चा भी बड़ी होनी थी, लेकिन ठीक है, अभी जितनी बातें निकल कर आई हैं उससे ये तो साफ हो गया कि अभी भी आरोप प्रत्यारोप में चल रहे हैं। एक दूसरों के आरोपों पर कहते हैं कि इसने झूठ बोला, उसने झूठ बोला। अब सच किसने बोला और सच क्या होगा इसका निर्णय मुझे लगता है जनता ही देगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।